नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज हमने ये एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण विषय पुनः लिया है कि राहु कब होता है मारक, राहु मार्केश की भूमिका में कब आ सकता है। आप अपनी कुंडली खोल के सामने रखेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। बहुत गुणा गणित नहीं है, सिर्फ देखते जाएंगे और आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके पहले मैं एक छोटा सा और आपको राहु और केतु से, दोनों ग्रहों से जुड़ा हुआ एक रोचक विषय बताता हूँ। आप जानते हैं कि कुंडली में जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं काल सर्प। काल सर्प के बारे में नई बात बताऊंगा, रोचक बात बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को पता है। काल सर्प योग या दोष जो बनता है उसी के बारे में एक रोचक विषय है। क्या है कि जब भी कहीं भी राहु केतु होगा, मान लीजिए यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, तो राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हों, चाहे इधर चाहे इधर, राहु केतु के एक तरफ ग्रह होने से बन जाता है काल सर्प दोष। अगर राहु केतु जिस भाव में है उस भाव में भी ग्रह हैं, इधर का भाग खाली है, तो भी काल सर्प दोष बनता है। अंश वाइज भी देखते हैं, लेकिन जो अनुभव सिद्ध है वह यही है कि अगर अंश, ग्रहों के अंश के अनुसार काल सर्प भंग होता है तो भी वो असर करता है, परिणाम देता ही देता है। अब इसका नाम काल सर्प योग क्यों है या इतना बुरा प्रभाव क्यों देता है, इस बात को समझिए। काल सर्प योग किन दो ग्रहों के कारण बनता है? एक तो राहु के कारण बनता है और दूसरा काल सर्प में भूमिका देने वाला ग्रह कौन सा है? केतु है। राहु का जो जन्म नक्षत्र है वह भरणी है। राहु का जन्म नक्षत्र कौन सा है? भरणी। और केतु का जो जन्म नक्षत्र है वह अश्लेषा है। इसलिए इन नक्षत्रों में राहु केतु के जन्म होने से क्या हुआ, उदय होने से क्या हुआ कि राहु जिस नक्षत्र का स्वामी है उस भरणी नक्षत्र का स्वामी है, और भरणी का स्वामी कौन सा देवता है? काल है। और अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी कौन सा देवता है? सर्प है। तो इसी प्रकार से एक तरफ काल होता है और एक तरफ सर्प होता है, इसीलिए इसको काल सर्प दोष बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों ही किसी न किसी रूप में मृत्यु का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, डर और भय का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से इसको काल सर्प इसीलिए बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि राहु और केतु का जो नक्षत्र है, राहु और केतु के द्वारा काल सर्प योग नहीं बना, यहाँ पर राहु यहाँ पर केतु, सारे ग्रह इधर या इधर, तो काल सर्प दोष। अब मान लीजिए यहाँ पे राहु केतु नहीं है, राहु केतु भी बीच में ही है, यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर गुरु हो और यहाँ पे शनि हो, कोई भी ग्रह हो, जो कुंडली के आखिरी दो ग्रह हैं जिनके बीच में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, अगर वे दोनों ग्रह इन नक्षत्रों में होंगे तो भी काल सर्प दोष जैसा ही प्रभाव बनेगा। मान लिया राहु यहाँ पे है, चंद्र यहाँ पे है, मंगल सब इधर ही हैं, लेकिन सारे ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, बुध बैठा है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, केतु बैठा है, सारे ग्रह इधर ही हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु हो और यहाँ पे मान लीजिए शुक्र है। अब ये जो गुरु और शुक्र के बीच का घर है इतना खाली पड़ा हुआ है
और इधर ही सारे ग्रह हैं। ये जो दोनों ग्रहों के बीच में सब ग्रह आए हैं, अगर ये दोनों ग्रह इन दोनों नक्षत्रों में होंगे, कोई एक भरणी में हो, कोई एक अश्लेषा में हो, तो भी सर्प श्राप योग बन जाता है, काल सर्प का प्रभाव बन जाता है। अब आ जाते हैं अपने मूल विषय पर। मूल विषय है कि राहु मारकत्व में कब आ जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में जन्म लगन से, ये जो ऊपर का घर होता है, पहला घर होता है, ये लग्न होता है, जन्म लग्न होता है। यदि जन्म लगन से राहु, पहला सूत्र है जन्म लग्न से, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जन्म लगन से राहु बैठा हो, किस भाव में बैठा हो? तृतीय भाव में बैठा हो, छठे भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, या एकादश भाव में बैठा हो, जिसको त्रिसडाय बोला जाता है। तृतीय, खष्टम, अष्टम और एकादश भाव में राहु बैठा हो और ऐसे प्लेसमेंट में बैठा हो कि वह चंद्रमा से 3, 6, 8, 11 भाव में हो तो लगन से, लेकिन वह चंद्र से जो है, राहु चंद्रमा से द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में पड़ जाए, द्वितीय भाव या अष्टम भाव में पड़ जाए तो मारक हो जाएगा। अब इसी चीज़ को उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी का राहु यहाँ है, इसी सूत्र के अनुसार, और छठे भाव मतलब यहाँ राहु हो, आठवें मतलब यहाँ राहु हो, और एकादश यानी यहाँ पर राहु हो, और यह राहु यहाँ पर हो गया तो पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त है कि चंद्र से द्वितीय में हो या अष्टम में हो, यानी अगर राहु यहाँ है और चंद्रमा यहाँ हो तो चंद्रमा से द्वितीय में पड़ा, राहु यहाँ है तो चंद्र यहाँ हो तो चंद्रमा से द्वितीय में, राहु यहाँ हो अष्टम में तो चंद्रमा सप्तम में, या राहु एकादश में हो तो चंद्रमा कहाँ पर हो? दशम में हो। इसी प्रकार से या तो द्वितीय हो या तो अष्टम में हो। अगर राहु यहाँ पर है तो चंद्रमा अगर यहाँ होगा तो अष्टम पड़ जाएगा। चंद्रमा से अष्टम में अगर यहाँ चंद्रमा है तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पड़ गया ना। अगर राहु यहाँ पर है तो चंद्रमा यहाँ पर होना चाहिए। अब अगर राहु एकादश में है तो चंद्रमा यहाँ पर होना चाहिए। अगर राहु यहाँ पर है तो चंद्रमा यहाँ पर होना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई एक स्थिति लागू हो। जन्म लगन से राहु इन घरों में हो, चंद्रमा से चाहे द्वितीय पड़ जाए और चंद्रमा से चाहे अष्टम में पड़ जाए तो राहु में मारकत्व तो आ जाएगा, राहु मारक का काम करेगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा सूत्र क्या है? राहु लगन से 3, 6, 8, 11, 3, 6, 8, 11 में हो, इन्हीं भावों में हो। दूसरा सूत्र वही सूत्र फिर से है, लगन से, जन्म लग्न से राहु लग्न से बैठा हो 3 में, 6 में, 8 में और 11 में हो, इन भावों में बैठा हो, और इसी के साथ में, राहु के ही साथ में शुक्र बैठा हो या गुरु बैठा हो। ऐसा शुक्र गुरु बैठा हो जो कुंडली में आकारक हो, कारक हो के ना बैठे। अगर आकारक हो करके शुक्र और गुरु बैठेंगे राहु के साथ में 3, 6, 8, 11 भाव में, तो भी राहु मारक हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप जानेंगे कि गुरु आकारक है। मैं पहले यहाँ पे कुछ गिनतियाँ लिखा हुआ था। गुरु की गिनती कौन सी होती है? गुरु की गिनती होती है 9 और 12, यानी धनु और मीन। शुक्र की गिनती क्या होती है? 2 और 7, यानी वृष और तुला। अब आपका राहु इन्हीं भावों में हो और गुरु शुक्र के साथ है तो मार्केश होगा। जब गुरु यानी 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती जहाँ जहाँ मैंने पहले से लिखा है 9, 12 वहाँ पड़े। अगर 12 नंबर की गिनती आपकी कुंडली में यहाँ हो, 12 नंबर की गिनती यहाँ हो, 12 नंबर की गिनती आपकी कुंडली में ये दोनों भावों में 9 यहाँ पर हो, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर इन भावों में 9 और 12 नंबर की गिनती है और राहु के साथ में गुरु इन भावों में है तो राहु मार्केश हो जाएगा। इसी प्रकार से इन्हीं भावों में राहु हो और शुक्र उसके साथ में हो, और शुक्र की गिनती 2, 7 मैं पहले से लिखा हूँ। 2 नंबर यहाँ हो, इस भाव में हो, इस भाव में 2 नंबर हो, या 7 नंबर यहाँ हो, 7 नंबर यहाँ हो,
तो या फिर 7 नंबर यहाँ पर हो, इन घरों में ये गिनतियाँ हो और शुक्र इन्हीं भावों में राहु के साथ बैठा होगा तो उसमें मारकत्व आ जाएगा, वह मार्केश बन जाएगा। अगला सूत्र है वृषभ ये इसमें एक चीज और है, अगर राहु स्वयं भी वृषभ राशि का होकर के बैठा हो, राहु 2 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ हो और उसी के साथ में शुक्र बैठा हो, भले ही तीसरे भाव, छठे, 8वें या 11वें भाव में ही क्यों ना हो, लेकिन 2 नंबर की गिनती पर यानी वृषभ राशि पर राहु और शुक्र हो तो वह राहु क्रूर ग्रह का फल तो देता है लेकिन मारक का फल नहीं देता है। इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। अगला सूत्र है, अगर मीन राशि में राहु कहीं भी बैठा हुआ है, कुंडली में मीन राशि में यानी 12 नंबर की गिनती को हम क्या कहते हैं, मीन राशि। अगर आपकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती का राहु बैठा हुआ है तो वह सदा ही अरिष्टप्रद होता है, हमेशा ही वह नुकसान पहुंचाता है, खराब रिजल्ट देता है। और अगर वही जो 12 नंबर की गिनती में राहु बैठा हुआ है वह चंद्रमा से द्वितीय या अष्टम भाव में पड़ जाए, जहां चंद्रमा बैठा हुआ है 12 नंबर की गिनती, मान लीजिए यहीं पर 12 नंबर की गिनती है और इसी में राहु बैठा हुआ है, तो अब यह राहु अरिष्टप्रद हो गया, यह परेशानियां पैदा करेगा। अब अगर इसी में एक शर्त और जुड़ जाए कि यह राहु चंद्रमा से द्वितीय यानी जहां राहु लिखा है उसके पिछले भाव में चंद्रमा हो, या जहां राहु लिखा है उससे 6 गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6, जहां 6 नंबर 6वां भाव पड़े राहु से वहां चंद्रमा होगा तो अष्टम में पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो ऐसा भी राहु मारक का काम करेगा, यानी इसमें चंद्र कुंडली की भी बड़ी भूमिका होती है राहु को मारक बनाने में। इसके साथ ही अगर जन्म लगन से द्वितीय, तृतीय, खष्टम भाव में हो जाए तो भी मारक होता है। चंद्रमा से आपने देखा, अगर मीन राशि का है राहु, चंद्रमा से द्वितीय ना हो न चंद्रमा से अष्टमष्ट हो, यह हो तो होगा ही, लेकिन अगर यह नहीं मिल रहा है तो मीन राशि का राहु अगर लग्न कुंडली से द्वितीय भाव में यानी द्वितीय भाव में 12 नंबर की गिनती पर राहु बैठा हो, तृतीय भाव में राहु 12 नंबर की गिनती पर बैठा हो, इसके अलावा छठे भाव में 12 नंबर की गिनती पर राहु बैठा हो लगन से, तो भी मारक हो जाता है, वह निश्चय ही बहुत ही तकलीफ देने वाला हो जाता है। अगर लगन से अष्टम भाव में बैठा है या एकादश भाव में बैठा है तो वह सिर्फ अरिष्टप्रद मात्र रहेगा, ना कि वह मारक का काम करेगा। दुखदाई रहेगा, तकलीफ देगा, लेकिन मार्केश कितना तकलीफ देह नहीं हो पाएगा। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अभी राहु का एक और विषय मैं आपको बता देता हूँ कि अगर राहु नीच राशि में हो, नीच राशि मतलब 8 नंबर की गिनती पर राहु बैठा हो या राहु 9 नंबर की गिनती पर बैठा हो, मंगल के दूसरे घर में, बृहस्पति के पहले घर में बैठा हुआ है, 8-9 नंबर की गिनती का राहु कुंडली में कहीं भी होता है तो उसकी दशा में अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट देगा, शरीर को आपके तकलीफ देगा, मन को तकलीफ देगा, अर्थ को तकलीफ देगा। चूँकि राहु चोरी आदि का भी कारक है, झूठे आक्षेप आरोप का कारक है, तो चोरी का भय, आक्षेप आरोप का भय, एलिगेशंस हो जाएंगे, अग्नि का भय, नौकरी जाने का भय, अवनति यानी डिमोशन का भय, अवरोध आएगा और बेवजह गुस्से में कोई ऐसा कार्य करा देगा जिसके लिए आपको भुगतना पड़े और बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यदि कुंडली में राहु दूसरे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, इस घर में राहु हो, इस घर में राहु हो, इस घर में राहु हो, 2, 7 और 8वें भाव में राहु बैठा हुआ है और वह क्रूर ग्रहों से युक्त हो, क्रूर ग्रह शनि, मंगल, सूर्य,
इन केतु के साथ में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। अगर क्रूर ग्रहों के साथ इन भावों में बैठा हुआ है तो यह अत्यधिक आर्थिक हानि जीवन में देने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली के जो भी राजयोग आपको ऊपर लेकर के गए हुए हैं, राहु अचानक एक दिन सब कुछ नीचे लेकर के चला आएगा और शारीरिक कष्ट भी देगा, डर लगेगा, अनजाना डर भय परेशान करेगा, मृत्यु का भी भय बना रहता है। तो ये चीज़ें राहु के मार्कत्व के बारे में है। आगे मैं तारा पर वीडियो बनाऊंगा, जो तारा होती है जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्ति तारा। तो अगर राहु उन ताराओं में स्थित है या कोई भी ग्रह स्थित है तो क्या रिजल्ट देगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। आज इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।